Good morning, students. Again, welcome to our next class. In previous class, we studied about the informal invitation writing in letter form. Today, we are going to study about accepting and rejecting these invitations. अब जैसे पहले बताया था कि कार्ड फॉर्म में जो इनविटेशन होते हैं आपके, उसके अंदर आपको ज़रूरी नहीं कि आप उनको रिस्पॉन्स दें कि आप आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन इनफॉर्मल जब होगा, इनफॉर्मल आपको वापस बता दूं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। देखिए ये वापस बता देता हूँ मैं, ये फॉर्मल है, इसके अंदर एक कार्ड बनता है, इसके अंदर आपको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। बट इनफॉर्मल एक लेटर फॉर्म में होता है और इसमें आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना, क्या करना है ये आपको दिखाना होगा। अभी हम ये तो कर चुके थे, अब वी आर मूविंग ऑन, लेटर भी बना लिया था, अब हम एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग की तरफ चल रहे हैं। इसमें भी आपको एक फॉर्मेट होगा, उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। सबसे पहले वही सेम जो हमारा प्रोसीजर था, सबसे पहले एड्रेस, देन नेम ऑफ सिटी, और उसके बाद में आपकी आ जाती है डेट। ये तीन चीज़ें हो जाती है। अब वही वापस सैल्यूटेशन, डियर, नाम। अब यह नाम किसका आएगा? जिसने आपको इनवाइट किया है, जो कार्यक्रम में बुला रहा है आपको। ओके, अब वही वापस सब कुछ वैसे ही है, आई वी सॉरी, फिर एम आर, वेरी ग्लैड टू RECEIVE receive the invitation of यह कार्यक्रम का नाम। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो? अभी आप एक्सेप्ट कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो। आई विल डेफिनेटली अटेंड द फंक्शन। Once again, thanks for remembering me. Convey my best regards to all the family members। ठीक है, थैंक यू, योर्स ट्रूली, यहाँ नाम लिख दीजिए। मैं एक बार आपके वापस स्क्रीन से हट जाता हूँ और एक बार मैं गाइड करूँगा, मैं धीरे धीरे बोलता रहूँगा, आप उसको नोट करें। जैसे कि आप देख पा रहे हो बोर्ड पे, यहाँ पे एक्सेप्टिंग लिखा हुआ है, एक्सेप्ट लिखा हुआ, एक्सेप्टिंग लिखना था, सॉरी। सबसे पहले टॉप पे आप देख पा रहे एड्रेस। एड्रेस में पहले हमने बताया था, उसी चीज़ को याद कर लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ 24, A- ब्लॉक, फिर RK कॉलोनी, उदयपुर, राजस्थान, और डेट लिख दीजिए। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका डियर। डियर जिसने आपको बुलाया है, पहले इनवाइट किया, कुछ भी लिख सकते हो, एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन में आता है, सपोज यू आर मोहन, योर फ्रेंड राहुल हैज़ इनवाइटेड यू, तो यहाँ पे आप लिखोगे डियर राहुल और आप खुद अपने लिए लिखोगे मोहन। ओके, चलिए, I/V, और उसके बाद मैंने लिखा है M/R, इसका मतलब हो गया IMVR। ठीक है, अब मैं खुद ही लिख रहा हूँ, चलिए समझिए इसको। तो क्या हो जाएगा, आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, टू रिसीव
द इन्विटेशन ऑफ, सपोज हमने पिछली क्लास में मेरे बच्चे की बर्थडे पार्टी का बनाया, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव द इन्विटेशन ऑफ योर सन्स बर्थडे पार्टी, तुम्हारे बेटे का जन्मदिन। हो गया, समझ में आ गया? ऑफ योर सिस्टर्स मैरिज, ऑफ योर हाउस इनॉग्रेशन, ऑफ योर रिंग सेरेमनी, ऑफ योर सिस्टर्स रिंग सेरेमनी, योर आएगा वहां पे क्योंकि तुम हो ना सेकंड पर्सन। सो अगेन कार्यक्रम का नाम, उसके बाद आई विल, देखिए आई के साथ शेल का यूज होता है जनरली, बट आई विल मॉडल ये बताता है आपका डिटर्मिनेशन, आपका पक्का इरादा। आई विल मतलब मैं पक्का आऊंगा, आई विल डेफिनेटली अटेंड द फंक्शन, मैं पक्का कार्यक्रम को अटेंड करूंगा या उपस्थित होऊंगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहली लाइन में आपने कहा कि भाई मुझे बहुत खुशी है, मुझे इनविटेशन के लिए बुलाया। दूसरे में आपने कहा आई विल डेफिनेटली अटेंड द फंक्शन, मैं कार्यक्रम में पक्का आऊंगा। अब आप धन्यवाद दोगे कि भाई आप धन्यवाद मुझे याद किया। वंस अगेन थैंक यू फॉर रिमेंबरिंग मी, तो आप पुनः एक बार उसको धन्यवाद दे रहा हूं मैं कि मुझे याद किया। रिमेंबरिंग मी, मुझे याद किया। रिमेंबरिंग मी, मुझे याद किया। फिर फुल स्टॉप, फिर लिखा हुआ कन्वे, CONVEY, कन्वे। कन्वे का मतलब होता है प्रेषित करना या देना, प्रदान करना। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स, REGARDS, रिगार्ड्स। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू ऑल द फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, MEMBERS, मेंबर्स। और उसके बाद हो जाता है फुल स्टॉप, फिर आ गया थैंक यू, और उसके नीचे क्या है, योर्स ट्रूली नाम। ये है एक्सेप्टिंग। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। चेंज कैसे कर रहा हूँ? जैसे वो मैंने बच्चे की बर्थडे वाला बताया था, उस तरीके से इसको हम पूरा कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करना है। अब इसको हम सही करते हुए चलेंगे। सबसे पहले आपका हो जाता है एड्रेस 24A ब्लॉक RK कॉलोनी, उदयपुर, राजस्थान। अब आपने कोई भी डेट लिख सकते हो, 20 अगस्त 2020, ठीक है साहब। अब डियर, डियर नाम लिख दिया राहुल, डियर राहुल। अब मैं लिख रहा हूं तो मैं पूरा क्या लिखूंगा, आई एम, तो यहां पे हो जाएगा आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव द इन्विटेशन ऑफ योर सन्स बर्थडे पार्टी। बच्चे की बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन पा करके मैं बड़ा खुश हूँ, ठीक है। आई विल डेफिनेटली अटेंड द फंक्शन, हो गया। वंस अगेन थैंक्स फॉर रिमेंबरिंग मी। अगर आपको ये बड़ा लगता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, थैंक यू फॉर रिमेंबरिंग मी ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर। आपकी मनपसंद लैंग्वेज जैसे कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू ऑल द फैमिली मेम्बर्स, थैंक यू, योर्स ट्रूली, और यहाँ आपका नाम आ जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से आपने कर दिया। अब ये कौन सा हो गया आपका एक्सेप्टिंग, आपने इसको स्वीकार किया है, आपने उसको मान लिया कि मैं आऊँगा, ठीक है। तो ये जो है आप इसको एक बार बनाने की कोशिश करें। पहले उसको लिखे, इन्वाइटिंग वाले को लिखे, फिर एक्सेप्टिंग वाले को लिखे, और जब ये बन जाता है तो आप मुझे इसको चेक भी करवा सकते हैं, इसका फोटो पिक भेज करके जो भी है, और नहीं तो आप इसको अपनी कॉपी में लिखे, इसका स्क्रीनशॉट ले करके। इससे क्या होगा कि आप, क्योंकि एग्जाम में बार बार इनविटेशन, डिक्लाइनिंग, एक्सेप्टिंग में से कुछ ना कुछ पूछा जाता है। अब वो इनविटेशन कार्ड वाले नहीं आते, सो एग्जाम की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा डिक्लाइनिंग हमको कैसे लिखना है। ओके, टिल देन गुड बाय। गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्किन्स और हेलो एरिन्स की लेक्चर सीरीज़ में आज हम पार्ट 26 का अध्ययन करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म। अभी तक हमने प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म पढ़ा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म।
जो क्लोरोफॉर्म होता है वो पानी से क्या होता है, भारी होता है। हम लैब में भी देखते हैं बेटा कि क्लोरोफॉर्म का जब भी टेस्ट करते हैं तो क्लोरोफॉर्म नीचे बैठ जाता है। तो हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे आज क्लोरोफॉर्म की। तो देखिए कौन कौन सी रिएक्शंस हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म: ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन विथ एसीटोन, हाइड्रोलाइसिस, नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, रिएक्शन विथ एजी पाउडर, हाफमैन कार्बिल अभिक्रिया, राइमर टीमन रिएक्शन और एल्कीन का योग। ये कुल टोटल 10 आपके केमिकल रिएक्शंस हैं, यानी केमिकल रिएक्शन यानी क्लोरोफॉर्म इन क्या क्या रिएक्शन करके क्या क्या देता है। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, क्लोरोफॉर्म लाइट और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक जो होता है पॉइजनियस गैस फॉस्जिन बनाता है। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या बनाता है, एक विषैली गैस यानी पॉइजनियस गैस फॉस्जिन कार्बोनिल क्लोराइड बनाता है और HCl बनाता है। ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में आ सकती है कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन या ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये है आपके। और यहाँ पूछ सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो कौन सी विषैली गैस बनती है, तो कौन सी बनती है, फॉस्जिन। अब दूसरा क्वेश्चन होता है कि क्लोरोफॉर्म का अगर विषैला हो गया है या उसमें पॉइजन बन गया है, यानी कि ये विषैली गैस COCl2 बन गई है या क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हो गया है, तो हम कैसे पता लगाएंगे। अगर क्लोरोफॉर्म में कार्बोनिल क्लोराइड यानी फॉस्जिन गैस बन चुकी हैं, अगर हम उसकी रिएक्शन COCl2 बन चुकी हैं, अगर हमको देखना है तो उसमें क्या बनेगा, HCl। अगर हम क्लोरोफॉर्म में AgNO3 डाल दें, अगर फॉस्जिन बन चुकी होगी तो को प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCl। तो HCl से रिएक्शन करके AgCl का श्वेत अवक्षेप वाइट PPT देता है। तो अगर वाइट PPT क्लोरोफॉर्म में लो आप, अगर प्योरिटी का आपको पता लगाना है कि क्लोरोफॉर्म प्योर है या नहीं, उसमें AgNO3 डाल दो। अगर वाइट PPT बनती है इसका मतलब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हो चुका है, वो पॉइजनस हो चुका है। अगर हमको यानी कि उसमें फॉस्जिन बन चुकी है। दूसरा क्वेश्चन है इसी के रिलेटेड कि क्लोरोफॉर्म की जो बॉटल्स हैं उनको कलरफुल बॉटल्स में और पूरा नेक तक उनको भर के रखते हैं, क्यों? वही क्वेश्चन है। आंसर इसका कि क्लोरोफॉर्म को अगर हम वाइट बोतल में रखेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। दूसरा कि अगर क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हो चुका है तो हमको कैसे पता चलेगा या उसको कैसे रोकना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो AgCl का वाइट PPT अगर आ जाता है तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हो चुका है। ये आप फिट कर लीजिए अपने दिमाग में। अगर तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपके, क्लोरोफॉर्म को रंगीन एवं गले तक भरकर पूरा क्यों रखा जाता है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन न हो, वो प्योर मिले, यानी उसमें फॉस्जिन गैस न बने। दूसरा, अगर फॉस्जिन गैस बन गई तो कैसे पता लगेगा, उसमें हम क्या डाल देंगे, AgNO3। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अगर क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडेशन हो चुका तो उसको कैसे बचाएं, जो विषैलापन आ गया उसको हम कैसे दूर करें। अगर उसमें हम एथेनॉल डाल देते हैं तो डाईएथिल कार्बोनेट बनता है। ये हमने पहले लेक्चर में यानी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो फॉस्जिन होती हैं वो, ये देखिए, ये COCl2 फॉस्जिन है। अगर हम क्या ले लें, डाईएथिल
एथेनॉल ले लें CH2OH, एथेनॉल ले लें तो डाई एथिल कार्बोनेट बनता है और डाई एथिल कार्बोनेट बनने के कारण क्या हो जाता है, ये डाई एथिल कार्बोनेट बनने के कारण विषैलापन उसका क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इस टॉपिक को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा है इसमें रिडक्शन। अगर हम क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन करते हैं, सेकंड जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये देखिए ऑक्सीडेशन हो चुका है। ऑक्सीडेशन मतलब उसको ऑक्सीकरण होने पर हम उसमें एथेनॉल डाल दें अगर, तो क्या हो जाएगा, डाई एथेनॉल कार्बोनेट बनने के कारण क्या हो जाएगा, डाई एथिल कार्बोनेट बनने के कारण जो अविषैला होता है तो जो फॉस्जिन गैस होगी उसका विषैलापन ख़त्म हो जाएगा, यानी पॉइजनस जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा है रिडक्शन, क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन। क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन हम कैसे करें? रिडक्शन हमेशा किसकी प्रेजेंस में करते हैं? हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। तो हम रिडक्शन करेंगे ये क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन 2H की प्रेजेंस में। अगर हम जिंक और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो हमको अलग प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर हम क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन जिंक और H2O की प्रेजेंस में करेंगे, यानी कि हम रिड्यूसिंग एजेंट अलग अलग लेंगे तो प्रोडक्ट भी हमको अलग अलग मिलेंगे। अगर जिंक HCl लेंगे तो हमको मिलता है डाइक्लोरोमेथेन या मेथिलीन क्लोराइड। और अगर हम जिंक प्लस H2 रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो हमको क्या मिलती हैं? मेथेन। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हमारा है जो ये सेकंड आपका रिडक्शन। थर्ड है रिएक्शन विथ एसीटोन। रिएक्शन विथ एसीटोन, एसीटोन से रिएक्शन करने पर जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो मिलता है क्लोरीटोन। रिएक्शन विथ एसीटोन, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एसीटोन से कराएंगे तो हमको एक हाइपोटोनिक यानी निद्राकारी एक कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरीटोन। ये आपके क्लोरीटोन बनेगा। CH3 ये बॉन्ड हट जाएगा। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको अच्छे से समझाया था। OH और यहाँ पे आ जाएगा क्लोरोफॉर्म का CCl3। इसको बोलते हैं, ये जो फॉर्मूला है क्लोरीटोन का, ये क्लोरीटोन का फॉर्मूला भी पूछते हैं। या पूछते हैं क्लोरोफॉर्म से एक निद्राकारक औषधि क्लोरोफॉर्म क्लोरीटोन कैसे प्राप्त करेंगे, तो भी आपको यही रिएक्शन देनी है। रिएक्शन विथ एसीटोन तो भी आपको यही रिएक्शन देनी है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर दिया है। चौथा, अब हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। यानी क्लोरोफॉर्म वाटर के साथ रिएक्शन देकर क्या बनाता है, ये मैं यहीं समझा देती हूँ आपको। यहाँ नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ, ले देखिए आप। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन करते हैं तो जलीय KOH की प्रेजेंस में जल अपघटन होता है। 3 KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, 3 KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। और क्या बनेगा ये देखिए आप। अगर मैं इसको ओपन करके लिखती हूँ तो ये कंडीशन है, Cl Cl और ये Cl, सब जगह क्या आ जाते हैं, OH आ जाते हैं और 3 KCl बाहर निकल जाता है। यानी क्या बन गया, ये CH मैं अलग से नहीं लिख रही हूँ, सॉरी, ये देखिए क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम KOH से कराते हैं तो क्या बनता है, ये देखिए, ये आपके H और ये तीनों Cl हट के यहाँ पे क्या आ जाते हैं, OH।
यानी इसका क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस होता, मैंने आपको बताया, एक ही कार्बन पे अगर 2 OH हो, 3 OH हो तो वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होने के कारण इसमें से क्या निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है। एक वाटर मॉलिक्यूल रिड्यूस होने के कारण क्या बनता है, बचा क्या, देखो HCOOH, क्या बचा, फॉर्मिक एसिड। इसको मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं और फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन करने पर एक्वस KOH की प्रेजेंस में क्या बनता है, फॉर्मिक या मेथेनोइक एसिड। इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं और मेथेनोइक एसिड भी। फॉर्मिक अम्ल या IUPAC में एक कार्बन है और एसिड ग्रुप है तो मेथ प्लस ओइक, मेथेन प्लस ओइक, मेथेनोइक एसिड बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्लोरोफॉर्म से मेथेनोइक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे, तो भी आपको यही रिएक्शन देनी है। और क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलाइसिस करना है तो भी आपको यही रिएक्शन देनी है। फिर है ये अगला जो है, इसका ये हो गया हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, रिएक्शन विथ एसीटोन हो गया। अब एक्वस KOH की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस हो गया चौथा। अब आपके जो नेक्स्ट हैं नाइट्रीकरण। क्लोरोफॉर्म का अगर हम नाइट्रीकरण करते हैं तो एक गैस बनती है क्लोरोपीक्रीन, जिसे हम टीयर गैस या वॉर गैस कहते हैं। क्लोरोफॉर्म का कंसंट्रेट, यानी कंसंट्रेट, बच्चों ने पूछा मुझे पर्सनली भी, 1-2 बच्चों के मैसेज आए, कंसंट्रेट और डाइल्यूट किसे कहते हैं वो मैं बाद में आपको समझाऊंगी। कंसंट्रेट हिंदी में सांद्र है और इंग्लिश में इसको कंसंट्रेट बोलते हैं। कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म की, तो बनता है क्लोरोपीक्रीन या नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये H हटेगा और H की जगह क्या आ जाता है, यहाँ से NO2, एक O एक H, H2O निकल जाएगा। यानी क्या बन जाएगा, ये अगर अलग से देखो तो CNO2, Cl, Cl और ये Cl, यानी कि CNO2 Cl3, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म और H2O। इसको बोलते हैं क्लोरोपीक्रीन। तो एग्ज़ाम में आ सकता है क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपीक्रीन कैसे बनाएंगे, क्लोरोपीक्रीन का फॉर्मूला आ सकता है, या क्लोरोफॉर्म कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके एक वॉर गैस या टीयर गैस, या इसको एक ये कीटनाशी भी है, प्रोडक्ट देता है, उसका नाम IUPAC नाम या रिएक्शन दीजिए, तो आपको रिएक्शन देनी है कंसंट्रेट HNO3 के साथ। तो क्लोरोफॉर्म कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, क्लोरोपीक्रीन या नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। अगला है क्लोरीनीकरण। क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण, जो आपके नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्लोरीनीकरण। ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, ऑक्सीकरण, अपचयन, रिएक्शन विथ एसीटोन, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया, आज भी मैंने वापस आपको बता दिया। हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन, जल अपघटन से फॉर्मिक एसिड बना। अब रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन करके क्या बनाता है, क्लोरोपीक्रीन, टीयर गैस या वॉर गैस। अब क्लोरीनेशन, क्लोरीनीकरण, अगर क्लोरोफॉर्म का हम लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनीकरण करते हैं, यानी क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनता है। ये मुक्त मूलक रिएक्शन है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम एल्केन का क्लोरीनेशन करते हैं तो पहले क्लोरोमेथेन, यानी मेथेन का अगर क्लोरीनेशन करेंगे तो पहले क्लोरोमेथेन, और क्लोरीनेशन करेंगे तो डाइक्लोरोमेथेन, फिर करेंगे तो क्लोरोफॉर्म, और अगर क्लोरोफॉर्म का भी हम क्लोरीनीकरण कर देते हैं तो मुक्त मूलक रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती हैं और हमको मिलता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये आपके नेक्स्ट, ये भी हो गया। अब जो हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन क्लोरोफॉर्म
CHCl3। क्लोरोफॉर्म क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है प्रकाश की उपस्थिति में, तो मुक्त मूलक रिएक्शन होती है और क्या बन जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी क्लोरोफॉर्म का भी क्लोरीनेशन हो जाता है और को प्रोडक्ट बन जाता है HCl। ये आपके क्लोरीनीकरण। ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, रिएक्शन विथ एसीटोन हो गया, हाइड्रोलाइसिस हो गया, नाइट्रीकरण हो गया, क्लोरीनीकरण हो गया। यानी क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण करने पर कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलेंगे, नाइट्रीकरण करने पर क्लोरोपिक्रीन मिलेगी, हाइड्रोलाइसिस करने पर हमको फॉर्मिक एसिड मिलेगा, एसीटोन से रिएक्शन करने पर क्लोरीटोन मिलेगा और रिडक्शन करने पर मेथेन, जो रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, या तो मेथेन मिलेगी या डाइक्लोरोमेथेन, और ऑक्सीडेशन करने पर विषैली गैस फॉस्जीन बनती है। अब जो रिएक्शन है, रिएक्शन विथ एजी पाउडर, सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन करके क्लोरोफॉर्म एसीटिलीन बनाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है रिएक्शन विथ एजी पाउडर क्लोरोफॉर्म की, या क्लोरोफॉर्म से एसीटिलीन कैसे प्राप्त करोगे, अभिक्रिया दीजिए। ये क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन सिल्वर पाउडर से कराते हैं, तो इसके क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल्स यूज में आते हैं और सिल्वर के 6 मॉलिक्यूल यूज में आते हैं। और क्या बनता है, ये अलग से देखिए आप, Cl और ये H प्लस 6 Ag की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। एक मॉलिक्यूल और लेंगे हम, ये क्लोरोफॉर्म, ये Cl, ये Cl और ये Cl, ये Cl, Cl और ये Cl, सब क्या जुड़ जाएंगे Ag से, और क्या बना देंगे 6 AgCl, 6 AgCl बनेगा। और बचा क्या आपके, एक कार्बन और 2 कार्बन, इनके बीच में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। सारे बॉन्ड्स हट जाएंगे और क्या बन जाएगा, एसीटिलीन। यानी कि हम क्लोरोफॉर्म की सिल्वर पाउडर से रिएक्शन करके एसीटिलीन बना। ये हमारा केमिकल रिएक्शंस का टॉपिक है। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि बॉडी को चार्ज करने के प्रोसेस कितने हैं और मेथड कितने। तो 3 टाइप्स के मेथड हमने पढ़े थे, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लॉ, यानी कूलम्ब का नियम। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के दृष्टिकोण से भी देखो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आगे के जो टॉपिक पढ़ेंगे, चाहे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ो या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में पढ़ो या मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आप देखोगे, तो कूलम्ब्स का लॉ अगर आपको आता है तो वहां पर इजी आपके लिए हो जाएगा। तो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। और ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसका कोज आपने देखा था कि इसका कोज क्या है, तो इसका कोज है मास। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने देखा होता है कि एक मास है m1 और एक मास है m2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, r है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना होगा, तो Gf इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स है कि 2 मास है, पॉइंट मास मान लो m1 और m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना r है, तो उन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना होगा, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में, 2 मास m1 और m2 के बीच में जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस।
ठीक है। तो इसमें ये जो g की वैल्यू है, और ये g क्या है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ये इसको हम दूसरी भाषा में बात करें तो इसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। और यूनिवर्सल कांस्टेंट का मीनिंग होता है कि पूरे ब्रह्मांड में इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, और इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट की होगी 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, कितनी 6.65 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 इसकी वैल्यू आपने मेजर की थी। और ये वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू क्या है कि जब ये दोनों मास कितने हो जाएंगे 1 kg, यानी ये वाला मास भी कितना है 1 kg का, और ये वाला मास भी कितना है, इसका भी मास कितना है, इस बॉडी का भी 1 kg मास है। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस r कितना है 1 मीटर। तो इन दो बॉडी के बीच में जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 के बराबर होगा। तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और इसी लॉ को, न्यूटन के इसी लॉ को बेस बना के कूलाम ने कूलाम्स लॉ बनाया, यानी दो चार्ज के बीच में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मैटर की दो कैरेक्टरिस्टिक्स, एक वन इज मास ने अदर इज चार्ज। तो मास, दो मास, पॉइंट मास के बीच में जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और इसी को कूलाम ने प्रतिपादित किया, जिसको हम बोलते हैं कूलाम्स लॉ। तो कूलाम्स ने किसको बेस बनाया, तो कूलाम्स ने न्यूटन के ग्रेविटेशनल फोर्स को या ग्रेविटेशनल लॉ को क्या बनाया, बेस बनाया। और इसी को बेस बना के कौन सा नियम प्रतिपादित किया, कूलाम का नियम, जिसको हम कूलाम्स लॉ बोलते हैं। तो कूलाम्स लॉ क्या है, तो ये एक पॉइंट चार्ज है जिसको हमने नाम दे दिया Q1, और ये एक दूसरा पॉइंट चार्ज है जिसको हमने नाम दे दिया Q2। इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया r, ठीक है। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में, ठीक है, इन दोनों चार्जेस के बीच में Q1 और Q2 के बीच में कूलाम्स फोर्स कितना होगा, या जिसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर टू टाइप्स का होता है, एक तो अट्रैक्शन का, रिपल्शन का। तो अगर ये दोनों अगर लाइक चार्जेस होंगे तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्शन का होगा। अगर ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, अट्रैक्शन का फोर्स होगा। तो फोर्स कितना है वो हमको निकालना है। ये चार्ज कौन सा है हमको नहीं पता, ये चार्ज भी कौन सा हमको नहीं पता। या तो आप मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, या आप मान लो ये दोनों पॉजिटिव है, या मान लो दोनों नेगेटिव है। अभी हम सिर्फ Q1 और Q2 मानकर डिराइव करेंगे कि फोर्स कितना है। तो द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एट डिस्टेंस r, ठीक है। तो ये फोर्स हमको फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है और कितने, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r डिस्टेंस है। अगर दो चार्ज है हमारे पास Q1 Q2 और दोनों चार्ज कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स होगा, वो फोर्स क्या होगा, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। फोर्स कितना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के, इन दोनों के जो दो चार्ज है Q1 और Q2, इन दोनों के प्रोडक्ट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और हमने इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, या फिर अपन कह सकते हैं कि दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। हिंदी में बोलो तो क्या बोले, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है फोर्स। और दूसरा क्या होता है कि ये जो फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये जो फोर्स है वो क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अब क्यों करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को, क्योंकि कूलाम्स ने दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स निकाला, कूलाम्स फोर्स जो निकाला, उसके लिए बेस क्या बनाया, उसने ग्रेविटेशनल फोर्स को बनाया। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। क्या करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी 1/r²। तो इन दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड। क्या नाम दे दिया हमने, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को हम क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। तो कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या हो जाएगा, तो दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमको जो मिलेगा रिजल्ट, वो रिजल्ट क्या होगा, तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 /r²।
क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनल है, मैथमेटिकली अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा, और वो जो कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट क्या होगा, कूलम्ब्स कांस्टेंट होगा। तो F इज इक्वल टू, ये हो गया हमारी इक्वेशन थर्ड। नंबरिंग करना जरूरी है क्योंकि बाद में इन इक्वेशन को वापस भी लेना पड़ेगा, इसलिए नंबरिंग करना जरूरी है। तो F इज इक्वल टू, जैसे इक्वल करेंगे प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या लग जाएगा, कूलम्ब कांस्टेंट, और कूलम्ब कांस्टेंट हमने यहाँ पर C लिया। बहुत सारी बुकों में आपको K भी मिलेगा, पर K हम नहीं लेंगे क्योंकि K को हम आगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कांस्टेंट यूज करेंगे, इसलिए हम K नहीं ले रहे और हम क्या ले रहे हैं, C। बाकी अगर RBSC की कोई दूसरी बुक देखते हो आप, उसके अंदर आपको K भी कांस्टेंट मिलेगा, तो सर ने C क्यों लिया, ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए क्योंकि कांस्टेंट की कुछ भी मान सकते हैं अपन, कूलम्ब्स कांस्टेंट हमने C मान लिया। तो C इज इक्वल क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू C Q1 Q2 ओपन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। क्या हो गया, R स्क्वायर। अब यहां पर, अब दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो जहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स में जो कांस्टेंट था वो क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हमने बोला था यूनिवर्सल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती थी, कांस्टेंट रहती थी। पर ये जो C है वो क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट। तो वेयर C is Coulomb's constant which depends on medium। मतलब क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था वो क्या था, यूनिवर्सल कांस्टेंट था, जिसकी वैल्यू एक बार निकाल ली वो फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होती, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी चले जाओ, ठीक है, वो वैल्यू इतनी ही रहने वाली है, वो कभी चेंज होने वाली नहीं है। पर यहां पर क्या दिया है, कूलम्ब्स कांस्टेंट C, और C क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट है, और ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये मीडियम पे डिपेंड करता है कि अगर दोनों चार्ज के बीच का अगर आप मीडियम चेंज करोगे तो कूलम्ब फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी ये C की वैल्यू क्या मीडियम पे डिपेंड करती है, कि जैसे कि ये दो चार्ज है हमारे पास, एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, ये दोनों पॉइंट चार्ज है क्योंकि, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स है। तो यहां पर अगर मैंने कुछ फोर्स निकाला तो वो फोर्स आया F1, ठीक है। अगर इन दोनों चार्जेस को मैं वाटर के अंदर डीप करूंगा तो वाटर के अंदर इन दोनों के बीच में जो फोर्स आएगा वो फोर्स कितना आएगा, F2, और F1 और F2 कभी भी बराबर नहीं आएंगे क्योंकि इन दोनों के बीच का मीडियम चेंज हुआ, और अगर मीडियम चेंज होता है तो फोर्स भी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि कूलम्ब्स कांस्टेंट जो होता है C, वो किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। तो C की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे कि C की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल में हमने देखा कि G की वैल्यू कितनी होती है, तो G की वैल्यू हमने फाइंड आउट की कि जब दोनों मास कितने कर लेंगे, 1 kg के कर लेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना कर देंगे, 1 मीटर, तब G की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11। अगर आप यूनिट निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, यूनिट को कभी रटना नहीं है। यूनिट क्या हो जाएगी, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। M और N दोनों क्या मास है, मास की यूनिट क्या होती है, kg, यानी क्या हो जाएगा, kg का स्क्वायर, kg का स्क्वायर। R क्या है, डिस्टेंस है, यानी इसका क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। G का निकालना है, इसकी यूनिट लगानी है, तो इसको ट्रांसफर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स। ये क्या आएगी, इसकी यूनिट आ गई। तो यूनिट निकालनी आनी चाहिए, हमें रटना नहीं चाहिए, कभी भी यूनिट को रटना नहीं चाहिए, निकालना हमें आना चाहिए, ठीक है। तो हम अब C की वैल्यू निकाल रहे हैं, और C की जो वैल्यू होती है, आप डायरेक्ट बुक में देखते हो या फिर कोई भी पढ़ाने होगा आपको C की वैल्यू निकाल के बताएगा नहीं, पर C की वैल्यू ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, क्योंकि शायद आपको समझ में एक बार में नहीं भी आएगी, तो वीडियो को बार बार रिपीट करके C की वैल्यू कैसे निकालनी है वो समझने की कोशिश करना। तो C की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। C की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आना चाहिए कि ये 4 पाई कहां से आ गया, ये एप्सिलॉन नॉट कहां से आ गया। तो क्या होता है कि ये जो C की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है, और मीडियम का कांस्टेंट क्या है, एप्सिलॉन नॉट। मीडियम कांस्टेंट क्या है, तो मीडियम कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट नहीं है, सिर्फ एप्सिलॉन है। क्या है, सिर्फ एप्सिलॉन है, जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। और परमिटिविटी क्या है, मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है, मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मीडियम की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, जैसे मीडियम डेंस हो सकता है, मीडियम रेयर भी हो सकता है। तो मीडियम की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम याद नहीं रखे, सिर्फ हमने एक ही याद रखा। वो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या रखा, नाम क्या रखा उसका, परमिटिविटी कांस्टेंट।
ठीक है। तो एप्सिलॉन क्या परमिटिविटी है और परमिटिविटी क्या है, मीडियम, एक तरह मीडियम की एक तरह की क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अब देखना हमें कि ये क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू कैसे है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस क्या है, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी कितनी होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। तो अब क्या होता है कि जैसे ये एक पॉइंट है, हमको निकालना ये वाली वैल्यू, तो ये क्या है, पॉइंट है। अब ये कोई एक पॉइंट चार्ज है, तो कूलम्ब्स लॉ में हम आगे कंक्लूजन जब निकालेंगे तब देखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ ओनली फॉर किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्जेस के लिए। और पॉइंट चार्जेस भी कौन सी कंडीशन में होना चाहिए, एट रेस्ट कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में हम आगे डिटेल से करेंगे। तो जैसे कि ये एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। अब इस पॉइंट चार्जेस के चारों ओर क्या है, इसका एक इफेक्ट है, इसका एक तरह का इफेक्ट है। तो अगर हम देखेंगे कि किसी भी पॉइंट के जो चारों ओर का जो सॉलिड एंगल होता है, एक किसी भी पॉइंट के चारों ओर का जो सॉलिड एंगल होता है वो कितना होता है, 4 पाई। अब सॉलिड एंगल क्यों बोला मैंने, क्योंकि पॉइंट के चारों ओर एक सर्कल भी हो सकता है, और सर्कल है तो कितना एंगल है, तो हम जानते हैं 2 पाई। कितना एंगल है, 2 पाई। पर एक पॉइंट के चारों ओर का जो इफेक्ट है, चारों ओर का जो एंगल है वो कितना होता है, 4 पाई होता है। तो जैसे कि हमने देखा कि ये पॉइंट है जिसने अपने चारों ओर स्ट्रिंग निकाल के रखी है, स्ट्रिंग यानी रस्सियां निकाल के रखी है। ये रस्सी निकाली ऐसे 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 ऐसे, तो इसमें टोटल कितनी रस्सियां निकाल के रखी है, तो हमने बोला इसके चारों ओर का सॉलिड एंगल कितना है, 4 पाई। तो इसने कितनी, 1 डिग्री पर हमने माना कि एक रस्सी है, तो 4 पाई अगर एंगल है तो कितनी रस्सियां निकाल के रखी है, इसने 4 पाई रस्सियां निकाल के रखी है। तो अब यहां पर ये बहुत सारी रस्सियां निकाल के रखी है, कितनी टोटल 4 पाई रस्सियां निकाल के रखी है, स्ट्रिंग निकाल के रखी है। अब ये जो दूसरा चार्ज है वो सिर्फ इस रस्सी के अलोंग है, इस रस्सी के अलोंग है। तो टोटल इस चार्ज ने, पॉइंट चार्ज ने अपने चारों ओर जो इफेक्ट क्रिएट करके रखा है वो इफेक्ट कितना है, 4 पाई। पर इस चार्ज पे ओनली वन लाइन का या अपन कह सकते हैं वन स्ट्रिंग का ही इफेक्ट है, पूरा 4 पाई का इसके ऊपर इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट चार्ज ने अपने चारों ओर 4 पाई का इफेक्ट बना के रखा है। पर ये जो दूसरा चार्ज, पॉइंट चार्ज Q2, वो सिर्फ ओनली फॉर वन लाइन के अलोंग है, यानी यहां पर है, यानी इस चार्ज के ऊपर जो इफेक्ट है वो सिर्फ एक स्ट्रिंग का इफेक्ट है। तो टोटल इफेक्ट कितना है, 4 पाई। तो एक स्ट्रिंग के लिए इफेक्ट कितना होगा, तो एक स्ट्रिंग के लिए इफेक्ट होगा 1/4 पाई। कितना हो जाएगा, 1/4 पाई। तो 1/4 पाई कैसे आया, समझ में आया, क्योंकि इसने अपने चारों ओर कितना इफेक्ट डेवलप किया था, 4 पाई इफेक्ट डेवलप किया था। पर ये जो चार्ज है Q2 वो सिर्फ एक लाइन में है, इसके ऊपर सिर्फ एक स्ट्रिंग का ही इफेक्ट है। तो इसलिए यहां पर ये जो वैल्यू होगी इस पर इफेक्ट कितना होगा, तो टोटल इफेक्ट कितना, 4 पाई। तो एक स्ट्रिंग के लिए इफेक्ट कितना होगा, 1/4 पाई। तो ये आ गया 1/4 पाई। अब ये आता है एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट कहां से आया, तो ये जो C है वो किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करना कि जैसे कि हमारे पास 2 चार्ज है, एक चार्ज ये वाला चार्ज है मान लिया, और एक चार्ज ये वाला चार्ज है। इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है, ये r डिस्टेंस है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, तो हमने निकाल दिया फोर्स कितना हो जाएगा, F = C Q1 Q2 / r²। ये फोर्स हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है, इतना फोर्स है। अब इन दोनों के बीच में एक मीडियम रख दिया मैंने, एक मीडियम रख दिया। तो जैसे ही मैंने मीडियम रखा, क्या हुआ कि इस वाले चार्ज ने अब ये पॉजिटिव मान लो, अपन ने मान लिया पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, ये पॉजिटिव ने इसको अट्रैक्ट करने के लिए 100 स्ट्रिंग भेजी। कितनी स्ट्रिंग भेजी, 100 स्ट्रिंग भेजी, यानी 100 रस्सियां भेजी कि इसको बाहर के पकड़ के लाओ, ठीक है। तो जैसे ही इसने 100 स्ट्रिंग भेजी, बीच में एक मीडियम प्रेजेंट था, और उस मीडियम ने क्या कर दिया, 100 में से 60 जो स्ट्रिंग थी उनको तो एब्जॉर्ब कर लिया और 40 को जाने दिया, 40 को जाने दिया। अगर ये इन दोनों के बीच में ये मीडियम नहीं होता तो यहां से कितनी स्ट्रिंग जा रही है, 100 स्ट्रिंग जा रही है। वो 100 स्ट्रिंग जाके इसको पकड़ के लाती,
तो फोर्स कितना होता, ज्यादा होता। ठीक है, अब बीच में एक मीडियम रख दिया हमने और उस मीडियम ने क्या किया, 60 को तो क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया और 40 को जाने दिया। तो इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, तो इस मीडियम की परमिटिविटी वो होगी जितनी इसने एब्जॉर्ब की। तो इसने एब्जॉर्ब कितनी की, 60। तो इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी होगी, 60 होगी। ठीक है, अब हमने इस मीडियम को हटा के दूसरा मीडियम रख दिया दोनों चार्जेस के बीच में। जैसे हमने इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई दूसरा मीडियम रखा, जैसे कि हमने इन दोनों चार्जेस को वाटर के अंदर डिप कर दिया। जैसे ही वाटर के अंदर डिप कर दिया, दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम कौन सा हो गया, वाटर हो गया। अब क्या हुआ कि जैसे ही इस वाले चार्जेस ने, ये कोई चार्ज है, ये एक चार्ज है, दोनों को हमने वाटर में डिप कर दिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना r है, दोनों के बीच में क्या है, वाटर है। अब इसने मान लो कि 90 स्ट्रिंग भेजी। कितनी स्ट्रिंग भेजी, इसको पकड़ के लाने के लिए 90 स्ट्रिंग भेजी यहां पर। ठीक है, वाटर ने क्या कर दिया, 90 में से 50 को एब्जॉर्ब कर लिया। 50 को कितना क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। इसको पकड़ने के लिए कितनी स्ट्रिंग गई, तो इसको पकड़ने के लिए कितनी गई, 40 ही गई। तो इस मीडियम का वाटर की परमिटिविटी कौन सी होगी, जितनी इसने एब्जॉर्ब की। जितनी इसने जाने दी वो उसकी परमिटिविटी नहीं होगी, जितनी इसने एब्जॉर्ब की। तो उस मीडियम की परमिटिविटी कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ठीक है, तो ये होती है परमिटिविटी। तो परमिटिविटी क्या है, किसी भी मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और कौन सा मीडियम, जो दोनों चार्ज के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, तो एप्सिलॉन क्या है, तो एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी। परमिटिविटी बिटवीन, परमिटिविटी इज कैरेक्टरिस्टिक्स between characteristics of a medium between two charges, ठीक है, which affect the force between them। ठीक है, तो परमिटिविटी क्या है, एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक है। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये कैरेक्टरिस्टिक क्या करती है कि दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है उसको क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो हमने देखा कि 100 स्ट्रिंग भेजी तो उसने क्या कर दिया कि 50 को एब्जॉर्ब कर लिया। तो कितनी जाने दी उसने, 50 जाने दी। तो जितनी एब्जॉर्ब करेगा मीडियम, वही क्या होगी उसकी परमिटिविटी। तो हमने दोनों चार्जेस को हम कहां पर लेंगे, फ्री स्पेस में। दोनों चार्जेस को हम कहां पर लेंगे, फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस का मतलब होता है हिंदी में जिसको बोला हम निर्वात, यानी जहां पर एयर प्रेजेंट नहीं होती, यानी कोई भी मटेरियल मीडियम वहां पर प्रेजेंट नहीं होता। तो फ्री स्पेस में इन दोनों चार्जेस के बीच की जो परमिटिविटी है, दोनों के बीच में जो मीडियम है और उस मीडियम की जो परमिटिविटी है, उस परमिटिविटी को हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट किसकी परमिटिविटी है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। और जिसकी जो वैल्यू होती है, और वो वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। कितनी होती है, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। तो हमने लास्ट यहां तक कैलकुलेट किया था कि C की वैल्यू कितनी होती है। तो C की वैल्यू कितनी होती है, तो हमने C की वैल्यू निकाली थी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए। तो फ्री स्पेस में इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स कितना होगा, तो परमिटिविटी कितनी है, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये कौन सा फोर्स आ गया, तो फोर्स इन फ्री स्पेस। तो दोनों चार्जेस के बीच में फ्री स्पेस में कितना फोर्स होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर इन दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में रखे, जैसे वाटर में डिप कर दिया, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। और यहां पर एप्सिलॉन नॉट नहीं आके परमिटिविटी किसकी आएगी, मीडियम की आएगी। और मीडियम की परमिटिविटी को हम किससे डिनोट करेंगे, एप्सिलॉन m से डिनोट करेंगे। और ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
Q1 Q2 ओपन R स्क्वायर। तो ये जो फोर्स आया दोनों चार्जेस के बीच में वो कहां पर आया? फ्री स्पेस में आया, निर्वात में, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम में। तो वैक्यूम में दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो कितना होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 ओपन R स्क्वायर। और अगर उन चार्जेस को अगर किसी मीडियम में डीप कर दे, जैसे वाटर में डीप कर दिया या किसी अदर मीडियम में डीप कर दिया, जैसे ये दोनों चार्जेस के बीच में ये मीडियम रख दिया मैंने, तो तब फोर्स कितना होगा? तो फोर्स इन मीडियम कितना हो जाएगा? 1/4πε Q1 Q2 ओपन कितना हो जाएगा? R स्क्वायर। तो फोर्स किस पे डिपेंड करता है? तो हमने देखा कि फोर्स किस पे डिपेंड करता है? तो मीडियम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। और मीडियम में भी किस पे डिपेंड करता है? तो मीडियम की परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। और परमिटिविटी क्या होती है? तो परमिटिविटी मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि फोर्स को क्या करती है? डिक्रीज करती है या इंक्रीज करती है, या फोर्स को क्या करती है? अफेक्ट करती है। फोर्स को क्या करती है? अफेक्ट करती है। तो परमिटिविटी इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस which affect the force between them। ठीक है, तो ये होती है परमिटिविटी। तो परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस उसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। ठीक है, और फ्री स्पेस ये जो परमिटिविटी है किसकी है? जब दो चार्जेस को कहां पर रखा हुआ? फ्री स्पेस में रखा हुआ। तो उन दोनों के बीच में जो भी मीडियम है, मीडियम कौन सा? फ्री स्पेस है। एयर तो प्रेजेंट है नहीं, यानी बीच में कुछ भी नहीं है। जब बीच में कुछ भी नहीं है तो वहां पर परमिटिविटी कितनी है? 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, यानी मिनिमम फोर्स जब मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम फोर्स कहां पर होगा? फ्री स्पेस में ही मैक्सिमम फोर्स होगा, क्योंकि सबसे कम परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है, जो सबसे कम कहां पर होती है? फ्री स्पेस में होती है। और वो कितनी होती है? 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 होती है। तो सबसे जो फोर्स होगा मैक्सिमम कहां पर होगा? फ्री स्पेस में। कहां पर होगा? फ्री स्पेस में। बाकी मीडियम में जो फोर्स होगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बाकी सारी वैल्यू तो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ वैल्यू जो चेंज होगी वो किसकी होगी? एप्सिलॉन एम की वैल्यू चेंज होगी, यानी मीडियम कांस्टेंट। और मीडियम कांस्टेंट का परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू जो चेंज होगी वही वैल्यू हमको क्या करनी पड़ेगी? पुट करनी पड़ेगी। आगे हम इसकी क्या निकालेंगे? इसके डायमेंशन निकालेंगे, इसकी यूनिट निकालेंगे। तो इसके डायमेंशन और इसके यूनिट हम कैसे निकालेंगे? तो देखा हमने कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी हमें। तो सबसे पहले जो होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट को हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4π। पाई की वैल्यू आप जानते हो 3.14। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। तो अगर इसको हम सोल्व करेंगे सारी वैल्यूज रख के, तो जो इसकी वैल्यू आएगी 1/4π की, वो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 × 10⁻9। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो इसकी यूनिट निकालेंगे हम। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। यानी चार्ज के बारे में आपने आगे वैल्यू अगर निकाली होगी तो यहां पर क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? कूलाम हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा? c² हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? c² होगी। और R क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जैसे इसको लाएंगे डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ये कहां पर चला जाएगा? न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो जो इसकी यूनिट आएगी वो कहां कितनी आ जाएगी? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ये क्या आ गई? इसकी यूनिट आ गई। किसकी यूनिट आ गई? इसकी। ठीक है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू ये होगी और इसकी ये क्या होगी? यूनिट होगी। अब इसकी अगर निकालना चाहो तो इसकी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या डिनोमिनेटर में है, इनवर्स हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। तो इसकी भी आप यूनिट निकाल सकते हो कि इसकी यूनिट कितनी होगी। ठीक है, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो कैलकुलेट इसमें करने वाले हैं वो हम इसका डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे, इसकी यूनिट हम कैलकुलेट करेंगे। और हम देखेंगे कि जैसे मीडियम चेंज होता है फोर्स कितना इंक्रीज होता है और कितना डिक्रीज होता है। नेक्स्ट, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा हमने पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि ब्रेन के दोनों पार्ट के बारे में जो मेन पार्ट थे हमने वो डिस्कस कर लिए थे। आखिरी पार्ट हमारा बाकी था जो आपके हाइंड ब्रेन का होता है, जिसको हम कहते हैं रोम्बेनसेफेलॉन। तो आपका जो आखिरी ब्रेन का यानी CNS में ब्रेन का जो आखिरी पार्ट है वो आपका है रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक है, जिसको हम हाइंड ब्रेन भी कहते हैं, हाइंड ब्रेन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, और इसके क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था इसके अंदर मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। मेनली कितने पार्ट्स होते हैं? 3। एक होता है आपका सेरेबेलम, दूसरा होता है आपका पॉन्स वेरोलाई, दूसरा पार्ट होता है इसके अंदर पॉन्स
वेरोलाई, ठीक है। और थर्ड पार्ट होता है इसके अंदर आपका मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है। थर्ड पार्ट इसके अंदर होता है मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया था रोम्बेनसेफेलॉन के क्लासिफिकेशन के बारे में। हमने पढ़ा था कि इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, एक होता है सेरेबेलम, एक होता है आपका पोंस वेरोलाई और एक होता है आपका मेडुला ओब्लांगेटा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम सेरेबेलम के बारे में, ठीक है। और जो सेरेबेलम होता है आपका, सबसे पहली बात ये होता है आपका सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का क्या होता है आपका सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। कौन सा? सेरेबेलम, ठीक है। आपका ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। दूसरी बात, इसके अंदर क्या होते हैं? 3 लॉब्स प्रेजेंट होते हैं। देयर इज ए 3 लॉब्स, ठीक है। तो आपका जो सेरेबेलम होता है उसके अंदर कितने लॉब्स होते हैं? 3 लॉब्स होते हैं, ठीक है। और ये कैसा होता है? तो ये सॉलिड होता है, आपका सॉलिड पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। ये होलो नहीं होता है, ठीक है। तो देयर इज ए 3 लॉब्स। कौन कौन से लॉब्स है? तो इसके अंदर जो लॉब्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं 2 लार्जर लॉब्स, 2 लार्जर lobes and 1 स्मॉल lobe, ठीक है। इसके अंदर जो लॉब्स होते हैं वो कैसे होते हैं? 2 लार्जर होते हैं और एक स्मॉल लॉब होता है, ठीक है। तो इसके अंदर मेनली सेरेबेलम के अंदर 3 लॉब्स होते हैं, 2 लार्जर और एक स्मॉल लॉब होता है, ठीक है। तो 2 लार्जर लॉब होते हैं उसको कहा जाता है सेरेबेलर हेमिस्फीयर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना सेरेब्रल हेमिस्फीयर और सेरेबेलर हेमिस्फीयर में, ठीक है। ये सेरेबेलर होता है, ये सेरेबेलम का पार्ट होता है, ठीक है। तो सेरेबेलर हेमिस्फीयर, ठीक है। नाम एक जैसे लगते हैं लेकिन एक जैसे है नहीं, कंफ्यूज होना नहीं है। तो 2 लार्जर लोब्स होते हैं इसके, वो कैसे होते हैं? सेरेबेलर हेमिस्फीयर जिसका नाम होता है, और एक स्मॉलर लोब होता है वो कैसा होता है? लॉन्ग होता है, और इसको वर्मिस कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? वर्मिस। इस लोब का नाम होता है वर्मिस, ठीक है। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, वर्मिस। और जो आपका 2 लार्जर लोब होते हैं उसको सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहा जाता है। और इसका जो मेन फंक्शंस होता है, फंक्शंस यानी इसको कह सकते हैं कि इसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको नाम दिया जाता है आर्बोरबिटाई। वो क्या होता है ये पता होना जरूरी है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होता है आपका, इसमें जो आउटर पार्ट होता है, आउटर पार्ट ऑफ सेरेबेलर हेमिस्फीयर इज ग्रे, यानी ग्रे मैटर का बना होता है, ग्रे मैटर, ठीक है। और जो इसका इनसाइड पार्ट होता है, यानी इसी सेरेबेलर हेमिस्फीयर का जो इनसाइड वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है? व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर, ठीक है। और ये व्हाइट मैटर जो होता है ये कैसा होता है? इट्स अ ब्रांच लाइक अ ट्री, ठीक है। तो इनसाइड मैटर जो होता है वो आपका कैसा होता है? व्हाइट मैटर, एंड इट इज ब्रांच लाइक अ ट्री। जो आपका ट्री होता है उसकी जो ब्रांचिंग होती है उस जैसा उसका स्ट्रक्चर बना होता है व्हाइट मैटर का, ठीक है। जिसको क्या कहते हैं अपन? आर्बोरबिटाई, ठीक है। इसको आर्बोरबिटाई कहा जाता है। ये ध्यान रखना जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी, ठीक है। तो आपका जो व्हाइट मैटर होता है वो अंदर से कैसा होता है? ब्रांच होता है ट्री लाइक, जिसको क्या कहा जाता है? आर्बोरबिटाई कहा जाता है। और उसका जो स्मॉलर लोब होता है वो कैसा होता है? लॉन्ग, और जिसको क्या कहते हैं? वर्मिस कहा जाता है, ठीक है। इसका जो फंक्शन है, यानी आपके जो सेरेबेलम का फंक्शन होता है वो आपको पता होना चाहिए। फंक्शन इसका मेनली होता है टू मेंटेन बॉडी पोस्चर। आपके बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है, बॉडी पोस्चर, टू मेंटेन बॉडी पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम बाय voluntary controls of muscle। आपके मसल को वॉलंटरी कंट्रोल करके क्या करता है? आपके बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है। जैसे हम कहीं पे सीट पे बैठे हुए थे, आपकी बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने का काम, आप उसको सीधा बनाए रखते हो, वो किसकी हेल्प से बनाए रखते हो? सेरेबेलम से। और आपका इक्विलिब्रियम, मतलब आप जो चल रहे हो कहीं गिर नहीं रहे हो, किसकी वजह से? सेरेबेलम की वजह से। मतलब आप एक सीधी लाइन में चलने की कोशिश करते हो, मेंटेन करते हो अपने आप को। जैसे फर्स्ट बार साइकिल चलाना सीखते हो तो आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते हो, आपका बॉडी पोस्चर, और आप साइकिल पे जब बैठते हो तो एक लाइन में अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते। तो उस मेंटेन धीरे धीरे जो हम इस एक्टिविटी को सीख जाते हैं और अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं, और फिर बाद में साइकिल को
किसी भी हिसाब से इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। तो वो पार्ट कौन सा होता है आपका ब्रेन का, सेरेबेलम, जो इस एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, सॉलिड होता है और इसके अंदर 3 लोब्स होते हैं, 2 लार्जर लोब्स होते हैं और एक स्मॉल लोब होता है। स्मॉल लोब जो होता है वो लॉन्ग होता है, जिसको क्या कहते हैं, वर्मिस। ठीक है, और आपके जो 2 लार्जर लोब होते हैं उसको कहा जाता है सेरेबेलर हेमिस्फीयर। इसका जो आउटर पार्ट होता है वो कैसा होता है, ग्रे मैटर, और इसका इनसाइड वाला जो पार्ट होता है वो व्हाइट मैटर होता है और ब्रांच लाइक अ ट्री, जिसको क्या कहा जाता है, अर्बोविटाई। और इसका मेन फंक्शन होता है मेंटेन बॉडी पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम बाय वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ मसल। आपके मसल को वॉलंटरी कंट्रोल करके क्या करता है, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सेरेबेलम। और सेकंड पार्ट आता है आपका पोन्स वेरोलाई, और फिर आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड देन ब्रेन एंड। ठीक है, आपका ब्रेन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, वहां पे खत्म हो जाएगा। तो आपका जो सेकंड पार्ट आता है वो है पोन्स वेरोलाई। किसके अंदर, रोम्बेन्सेफेलम के अंदर पोन्स वेरोलाई, पोन्स वेरोलाई। ठीक है, इसको पोन्स भी कहा जा सकता है या पोन्स वेरोलाई भी कह सकते हो। ठीक है, ये कैसा होता है, तो ओवल इन शेप, इसका शेप कैसा होता है, ओवल, ओवल यानी अंडे जैसा। ठीक है, अंडाकार, ओवल इन शेप। ठीक है, ये क्या काम करता है, तो कोऑर्डिनेट बिटवीन फोर ब्रेन एंड सेरेबेलम। सेरेबेलम और फोर ब्रेन के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है कौन, पोन्स वेरोलाई। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस, इनवॉलंटरी एक्शंस, आपकी बॉडी की इनवॉलंटरी एक्शंस जो होती है उनको कंट्रोल करने का काम करती है। लाइक फेस एक्सप्रेशन, लाइक फेस एक्सप्रेशन। जैसे आप अगर सैड हो ना, आप उसे छुपाने की कोशिश करते हो और लोगों के सामने हंसने की भी कोशिश करते हो, लेकिन आपका चेहरा बता देता है कि आप अंदर से क्या हो, दुखी हो। तो वो रीजन क्या होता है, पोन्स वेरोलाई, क्योंकि वो इनवॉलंटरी एक्शंस होती है और इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते और आपका फेस आप सामने वाले को दिखा देता है कि आप क्या हो, सैड हो। किसकी वजह से होता है, फेस एक्सप्रेशन पोन्स वेरोलाई की वजह से। ऐसी बहुत सारी इनवॉलंटरी एक्शंस होती है जिनको कंट्रोल करने का काम करता है कौन, पोन्स वेरोलाई। तो याद रखना ये ओवल शेप का होता है, कोऑर्डिनेट करता है किसके बीच में, फोरब्रेन और सेरेबेलम के बीच में, और इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक फेस एक्सप्रेशन। और लास्ट जो आपका पार्ट बचता है वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ब्रेन का, इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो याद रखना मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कैसा होता है, ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, ट्रायंगुलर इन शेप, ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। और दूसरी बात, ये हॉलो होता है, यानी अंदर से खाली पार्ट होता है। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर इन शेप होता है, ये हॉलो होता है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होता है, और वो भी कौन सा, फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल यानी हॉलो पार्ट होता है, यानी देयर इज ए कैविटी। हॉलो का मतलब क्या हो गया, वहां पे खाली है, तो देयर इज ए कैविटी। और फोर्थ वेंट्रिकल्स, आपको सीधा याद ही रखना है इसको, फोर्थ वेंट्रिकल्स विच इज नॉन एज मायोसिल, को माइलोसिल भी कहा जाता है। ठीक है, ये पता होना जरूरी है। यानी देयर इज ए कैविटी और फोर्थ वेंट्रिकल, यानी ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 सेरेब्रम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो डिस्कस करने की जरूरत हमें है नहीं वैसे, लेकिन यहां पे ध्यान रखना आपको, इसके अंदर फोर्थ वेंट्रिकल होता है, वो किसका पार्ट होता है, आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा का। और जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है वो भी, जिसको कहा क्या जाता है, माइलोसिल। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, हॉलो होता है, और इसके अंदर एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। इसके बाद इसकी जो रूफ होती है, यानी रूफ पार्ट जो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा का, यानी रूफ ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा इज नॉन नर्वस। मतलब ये नर्वस वाला पार्ट नहीं होता, मतलब इसके अंदर न्यूरॉन्स नहीं होते थे। रूफ ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा इज नॉन नर्वस विथ एंड फॉर्म, और वो पार्ट क्या बना था आपके, एंड फॉर्म पोस्टीरियर कोरोइड
प्लेक्सस, आपका एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सस कौन बनाता था? एपिथैलेमस। और आपका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो कौन बनाता है? आपका मेडुला ऑब्लांगेटा, यानी मेडुला ऑब्लांगेटा का रूफ वाला पार्ट जो कैसा होता है? नॉन नर्वस। और हमने देखा भी था कोरोइड प्लेक्सस कैसी होती है? नॉन नर्वस ही होती है, ठीक है। तो पोस्टीरियर पार्ट कौन बनाएगा? कोरोइड प्लेक्सस का पोस्टीरियर पार्ट बनाता है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा, और आपका जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो कौन बनाता है? एपिथैलेमस। तो आपको ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए। और इसका मेन फंक्शन होता है इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस। ये भी इनवॉलंटरी एक्शंस को ही कंट्रोल करता है, और सारी इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है, और वहीं से इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है। वो इनवॉलंटरी एक्शंस आपको ध्यान रखनी है, जैसे इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक, फर्स्ट होती है आपके ब्रीदिंग, इट कंट्रोल ब्रीदिंग, आपके ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। तो इसके अंदर क्या होता है? रेस्पिरेटरी सेंटर। डायरेक्टली पूछ लेता है कि रेस्पिरेटरी सेंटर कहां पे प्रेजेंट होता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सेंटर, तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर यहां पे होता है, ठीक है। ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है ये आपके। इसके बाद ये इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक स्नीजिंग हो गया, आपका यूरिनेशन हो गया, इनको भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो कंट्रोल्स, ये हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है आपके। तो हार्ट बीट, यानी ये क्या हो गया आपके? कार्डियक सेंटर। तो कार्डियक सेंटर भी यहीं पे होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कार्डियक सेंटर कहां पे होता है, ठीक है। और अदर जो इनवॉलंटरी एक्शंस होती है, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, जो अदर इनवॉलंटरी एक्शंस होती है इसकी, वो होती है इट आल्सो कंट्रोल्स पेरिस्टल्सिस, ठीक है। आपके जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, आपके माउथ के अंदर तो टंग होती है जो खाने को क्या कर सकती है? पीछे की ओर ले जा सकती है, लेकिन आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ऐसी कोई टंग नहीं होती है। तो वो खाना आगे की तरफ मूवमेंट कैसे करता है? तो मूवमेंट करता है पेरिस्टल्सिस की वजह से, यानी कुछ मूवमेंट होती है ऐसी मसल्स की वजह से, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता जाता है, तो उसको कहते हैं अपन पेरिस्टल्सिस, ठीक है। तो इट आल्सो कंट्रोल्स पेरिस्टल्सिस। इसके बाद स्नीजिंग, इसके बाद है आपके स्नीजिंग, इसके बाद वॉमिटिंग, आपके वॉमिटिंग को भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। और लास्ट हो जाएगा आपके यूरिनेशन को भी ये कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो इट आल्सो कंट्रोल्स पेरिस्टल्सिस, स्नीजिंग, वॉमिटिंग एंड यूरिनेशन। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेडुला ऑब्लांगेटा के, और ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक ब्रीदिंग, क्योंकि इसके अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ये, और हार्ट बीट, कार्डियक सेंटर भी यहीं पे होता है, ठीक है। और इट आल्सो कंट्रोल्स पेरिस्टल्सिस, स्नीजिंग, वॉमिटिंग एंड यूरिनेशन। यहीं पे आपका ब्रेन क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो या कुछ इंपॉर्टेंट मतलब ऐसे पार्ट है जिनको जानना जरूरी होता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं ताकि आप इसको याद रखें, और वो पूछे भी जा सकते हैं। जैसा कि हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा था, तो ब्रेन में हमने क्या पढ़ा था कि जो ब्रेन होता है उसमें ग्रे मैटर क्या होता है? ग्रे मैटर आउटसाइड होता है। आपने जो पीछे वाले वीडियो देखेंगे उसमें आपको पता है कि ब्रेन के अंदर जो ग्रे मैटर होता है वो क्या होता है? आउटसाइड, और व्हाइट मैटर जो होता है इसके अंदर वो क्या होता है? इनसाइड, ठीक है। हमने अभी तक यही पढ़ा है, ब्रेन के अंदर जो ग्रे मैटर होता है वो आउटसाइड होता है और व्हाइट मैटर इनसाइड होता है। लेकिन ब्रेन का ही दो पार्ट ऐसे होते हैं, यानी नोट करके आप इसको लिख लेना कि ब्रेन के अंदर ही एक पार्ट ऐसा होता है जिसको कहते हैं अपन पोन्स, और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, यानी मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। पोन्स और मेडुला वाला पार्ट आपका जो होता है उसके अंदर जो ग्रे मैटर होता है, ग्रे मैटर इनसाइड होता है एंड व्हाइट मैटर आउटसाइड होता है, ठीक है। जस्ट ऑपोजिट होता है, व्हाइट मैटर आउटसाइड होता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये ब्रेन का ही पार्ट है। लेकिन ब्रेन के पार्ट के अनुसार जैसे ग्रे मैटर आउटसाइड होता है और व्हाइट मैटर इनसाइड होता है ब्रेन के अंदर, ये किसके अंदर होता है? ब्रेन के अंदर। हमने ऐसा ही पढ़ा था। लेकिन इसमें जो दो पार्ट्स है, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, और ये दोनों पार्ट किसके? रोम्बेन्सेफेलोन के, यानी हाइंड ब्रेन के। इनके अंदर जो ग्रे मैटर होता है वो क्या होता है? इनसाइड होता है, और आपका जो व्हाइट मैटर होता है वो क्या होता है? आउटसाइड, ठीक है। जस्ट ऑपोजिट होता है, यानी रिवर्स कंडीशन होती है इसके अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दूसरा आता है इसके अंदर जिसको हम पढ़ते हैं ब्रेन स्टेम। ये क्या होता है? ठीक है, ब्रेन
स्टेम, नाम भी सुना होगा आपने, ब्रेन स्टेम। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम बनती कैसे, और ये स्टेम लाइक नहीं होती है, इसके ऊपर ब्रेन के ही कुछ पार्ट ऐसे अरेंज होते हैं जो बाहर से देखने पर हमको कैसा दिखता है कि ब्रेन के अंदर कोई स्टेम निकल रही है। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम इट इंक्लूड्स डायंसिफेलॉन, आपके जो थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस वाला पार्ट है वो पूरा। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स डायंसिफेलॉन, मिड ब्रेन पूरा आपका। ठीक है, मिड ब्रेन पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, आपके ब्रेन स्टेम बनाते हैं। यानी स्टेम लाइक दिखता है वो। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, कोई स्टेम नहीं होती है उसमें, लेकिन ये अरेंज जैसे होते हैं जैसे आप उनको देखने पर क्या लगता है कोई स्टेम हो, तो इसको कहा जाता है ब्रेन स्टेम। इट इंक्लूड्स डायंसिफेलॉन, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। आपको पूछा जा सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में भी, ब्रेन स्टेम के अंदर पार्ट कौन से होते हैं, तो आपका होता है डायंसिफेलॉन, मिड ब्रेन, इसके बाद पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। और इसका फंक्शंस क्या होता है, तो इसके जो फंक्शंस होता है ब्रेन स्टेम का, अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन रखती है ये। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम का मेन फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर एक सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं अपन रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है ये किससे बना होता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स की नेटवर्क्स होती है, मतलब जाल होता है न्यूरॉन्स का। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये ब्रेन स्टेम के अंदर होता है और ये क्या करता है, स्क्रीनिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को स्क्रीनिंग करने का काम करता है, स्क्रीनिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सारी आपको पता होना चाहिए। यहीं पे आपका ब्रेन एंड होता है। इसके सारे फंक्शंस के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया और उनके पार्ट्स के बारे में भी डिस्कस कर ली। और नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा उसके अंदर हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, यानी सेकंड आपका जो सीएनएस का पार्ट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट जो क्लास थी उसमें वेक्टर स्टार्ट हो गया था, लाइक वेक्टर तक हो गया था। नेक्स्ट जो है टॉपिक दैट इज अनलाइक वेक्टर। इसको विपरीत सदिश भी कहते हैं। ठीक है, विपरीत सदिश क्या होता है कि जब भी कोई वेक्टर है उसके किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन, जैसे ए बी कोई वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन इसके अपोजिट हो, कोई वेक्टर दूसरा ले लिया सी डी। ठीक है, तो अब इसका डायरेक्शन क्या है, सी से डी है, तो इसलिए इसको लिखेंगे सी डी। तो सी डी का जो डायरेक्शन है वो ए पी के जस्ट अपोजिट है, इसीलिए सी डी जो होगा या फिर ये दोनों जो होंगे वो अनलाइक वेक्टर्स होंगे, विपरीत सदिश होंगे। ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन जो हो वो अपोजिट हो, अपोजिट डायरेक्शन वाले जो वेक्टर्स होते हैं उनको कहते हैं अनलाइक वेक्टर। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर ये भी है कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होगा। अब मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। अब इसके बाद जो आता है वो अनलाइक वेक्टर के बाद में नेगेटिव वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है। अब ये पहले वाले केस में ऐसा ज़रूरी नहीं था कि उनका मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, लेकिन दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगा, ये कंफर्म था। अब इसके बाद में आता है नेगेटिव वेक्टर। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। जैसे वेक्टर ए बी है। अब यहाँ मैं इसको कह दूँ, इसको कहा मैंने वेक्टर ए, पर जब मैं वेक्टर बी ए कहूँगी, इसका डायरेक्शन बी से ए की तरफ है, तब मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा,
ए ही होना चाहिए, बट सिंस इनका डायरेक्शन डिफरेंट हो गया है इस वजह से ये जो वेक्टर होगा वो नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। तो वेक्टर जैसे अगर वेक्टर ए बी इज इक्वल टू ए है, उस वेक्टर को रिप्रेजेंट हम ए से कर रहे हैं, तो जैसे इसका डायरेक्शन बदला, जैसे बी टू ए आए, वैसे ही ये जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा बट डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आएगा, तो इसको हम नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। तो माइनस ए इज़ द नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, या फिर वेक्टर बी इज़ द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए बी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है। अब इसके बाद जो है नेगेटिव वेक्टर हो गया था, देन आता है पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है ये देख लेते हैं। ये चीज़ आप 11th की फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश, ठीक है। अब स्थिति सदिश क्या होता है? स्थिति सदिश मतलब रैंडम सा कोई वेक्टर ले लिया एक, क्लियर है। अब अगर हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करना चाह रहे हैं, ठीक है, ए बी इज द वेक्टर, बट अगर आपको ये पूछा जाए कि ए की पोजीशन कहाँ है और बी की पोजीशन कहाँ है, तो इंडिविजुअली ए का भी अपना एक लोकेशन है, बी का भी अपना एक लोकेशन है। ए से बी जा रहे हैं तो हम वेक्टर ए बी कह रहे हैं, लेकिन ए और बी भी तो वहाँ पर लोकेटेड है, तो इनका लोकेशन क्या है? तो पोजीशन ऑफ ए की पोजीशन क्या है? ओ के रेस्पेक्ट में। इसका जैसे कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होता है, अब यहाँ वेक्टर की बात करेंगे तो ए का ओ के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन है दैट्स कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, जिसको हम कहते हैं ओ ए, सिंस हम ओ से ए की तरफ जा रहे हैं। उसी तरीके से बी का पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ, दैट्स कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो ये ओ बी क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। बिंदु ए की स्थिति ओरिजिन जो मूल बिंदु ओ के रेस्पेक्ट में जो है उसको हम स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश कहते हैं। और बी की बात करें तो ओरिजिन ओ, मूल बिंदु ओ के सापेक्ष बी की जो स्थिति है उसको हम कहते हैं बी का स्थिति सदिश। तो जिस भी पॉइंट का, जिस भी बिंदु का स्थिति सदिश पूछा जाए, इसका मतलब हम वहाँ पर बात कर रहे हैं उसकी लोकेशन, उसका पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो वहाँ पर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताना रहेगा। तो ए का स्थिति सदिश ओ ए, बी का स्थिति सदिश ओ बी, सी का स्थिति सदिश ओ सी। क्लियर है? इस तरीके से पोजीशन वेक्टर्स निकाले जाते हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि इस टाइप का सिचुएशन बनने पर हम क्या इक्वेशन बनाते हैं, लेकिन पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए। अब जो इसके बाद आता है वो आता है आपका एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में जो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर्स के एडिशन को क्या लिखा जाएगा? पॉइंट ओ से स्टार्ट किया, थोड़ा इधर आगे चले ए की तरफ, फिर पॉइंट बी की तरफ चले गए। तो देयर आर टू वेक्टर्स ओ ए एंड ए बी। इसको नेम दे दिया वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर बी। तो यहाँ पर दो वेक्टर्स अवेलेबल है सिमिलर ऑर्डर में, ये ऑर्डर है, फिर उसी सीक्वेंस में यहाँ भी चले गए। तो सिमिलर ऑर्डर में टू वेक्टर्स अवेलेबल है ए और बी। अगर पूछा जाए कि ए और बी का सम
क्या होना चाहिए, पहले इतना चले फिर बी की तरफ चले, तो ओवरऑल जो इसका सम है वो क्या बनना चाहिए। तो एट द एंड कहाँ पहुँचे, देखो बी पर पहुँचे तो बी पर पहुँचे तो ये दिस इज योर फाइनल पॉइंट, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, दोनों को मिला दो। शुरुआत की थी ओ से, चाहे जिस भी रास्ते से गए थे, पहले ओ ए क्रॉस किया फिर देन ए बी, तो एट द एंड फाइनल पोजीशन इज दिस, ओ इज दिस, तो इन दोनों का सम, कहने का मतलब ए चले फिर बी चले, तो कंक्लूजन क्या निकला, एट द एंड कहाँ पहुँचे, बी पर पहुँचे, इनिशियल पॉइंट इज ओ, तो ओ बी जो है आपका, इसको मैंने दे दिया वेक्टर सी, तो कंक्लूजन क्या निकला, कहाँ पहुँचे, वेक्टर सी पर पहुँचे। तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये आपका वेक्टर एडिशन रहता है, दो वेक्टर्स को ऐड करने का ये तरीका होता है, इसको ट्राइंगल रूल भी कहते हैं। व्हेनेवर, जब भी कोई भी दो साइड, जब भी वेक्टर इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हो, इस तरीके से हो कि वो किसी ट्राइंगल की दो साइड बना रहे हो, कोई दो वेक्टर जो सिमिलर ऑर्डर में है, इस तरीके से है कि वो किसी ट्राइंगल की दो साइड बना रहे हैं, तो उन दोनों का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू द थर्ड साइड, जो तीसरी साइड है, जो कि रिवर्स ऑर्डर में है, उसी ऑर्डर में नहीं चल रहा है, इसके अपोजिट ऑर्डर में चल रहा है। जैसे लूप चल रहा है ना, दिस ये डायरेक्शन, थर्ड जो है वो इस डायरेक्शन में होता है, तो हम कहते हैं कि इसी के ऑर्डर में है, बट इसके डायरेक्शन यूँ है, तो रिवर्स ऑर्डर इसको कहते हैं। तो ये जो सिमिलर ऑर्डर वाली जो साइड्स होती है, उन दोनों का जो सम होता है इक्वल होता है रिवर्स, उसकी जो थर्ड साइड होती है ट्राइंगल की, उसके इक्वल, जो कि रिवर्स ऑर्डर में होती है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी। इफ़ आई से दिस थिंग, ये मैंने लिखा कुछ 1 2, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने ओ, फिर देन ये, और फिर अब मुझे बताओ ट्राइंगल रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए, ए बी, डायरेक्शन ये है, ये सिमिलर ऑर्डर चल रहा है, ये अपोजिट ऑर्डर आ गया, रिवर्स ऑर्डर आ गया, तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी। अब बताइए इसके अंदर ट्राइंगल ऑर्डर क्या कहना चाहिए, ट्राइंगल लॉ क्या कहना चाहिए, क्या कहते हैं कि सिमिलर ऑर्डर के जो सिमिलर ऑर्डर में अगर कोई वेक्टर्स है वो दो साइड और ट्राइंगल बना रहे हैं, तो वो इक्वल होगा, सम जो होगा वो इक्वल होगा थर्ड साइड के, जो कि रिवर्स ऑर्डर में है। तब इसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल्स लॉ क्या होना चाहिए, एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होना चाहिए। अगर मैं पूछूं कि वेक्टर a इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, यहाँ पर ये वेक्टर a है, दैट शुड बी इक्वल टू c प्लस b। कैसे, ये दोनों सिमिलर ऑर्डर में है, दैट इज इक्वल टू रिवर्स ऑर्डर वाली ये जो साइड है उसके। ये हो गया आपका ट्राइंगल्स लॉ। ट्राइंगल लॉ के बाद में आता है पैरेललोग्राम लॉ, समांतर चतुर्भुज का सदिश योग। पैरेललोग्राम ट्राइंगल लॉ हो गया, फिर इसके बाद आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो था वो ट्राइंगल लॉ था, इससे जो पहले पढ़ा था। अब पैरेललोग्राम लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। तो अब ये नियम क्या कहता है, ये नियम ये कहता है कि
कि कोई पैरेललोग्राम अगर इस तरीके से अवेलेबल है आपका, जैसे पैरेललोग्राम होते हैं आमने सामने की भुजाएं समांतर और मैग्नीट्यूड में भी अगर इक्वल है, अपोजिट जो साइड्स हैं मैग्नीट्यूड में भी अगर तो इक्वल है तो क्या होगा यहाँ पर, इफ दिस इज ए दिस इज बी। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो हम यहाँ पर ले रहे हैं इन वेक्टर्स का वो भी इक्वल है, डायरेक्शन तो सेम है ही अपोजिट साइड्स का। तो यहाँ क्या होता है, इस टाइप का केस जब बनता है कि आपको ये इस टाइप का पैरेललोग्राम नज़र आ रहा है कि अपोजिट साइड्स का जो है डायरेक्शन भी सेम आ रहा है, पैरेलल है तो डायरेक्शन सेम हो गया, और उसके बाद डायरेक्शन सेम है ना, दिस इज अपोजिट, डायरेक्शन सेम आ रहा है, और साथ में पैरेललोग्राम है उस वजह से मैग्नीट्यूड भी सेम आ रहा है, ए बी बी सेम आ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी इसका डायगोनल ड्रॉ होता है, इसका डायगोनल जैसे मैंने ड्रॉ किया ओ बी, डायगोनल ओ बी, तो आपके अकॉर्डिंग डायगोनल ओ बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अभी तक ट्राइंगल लो पढ़ लिया है हमने, उसका यूज़ करके बताओ कि ट्राइंगल ओ बी का वैल्यू क्या होना चाहिए। इफ दिस इज ए बी तो इस ओ बी का वैल्यू क्या होना चाहिए। सी सिमिलर ऑर्डर में ए बी, दिस इज रिवर्स ऑर्डर, तो ये क्या होना चाहिए ए प्लस बी। तो बाय ट्राइंगल्स लॉ डायगोनल ओ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। चाहे आप यहाँ से देख लो, इसके लिए देखेंगे तो कहाँ से ये ऑरिजिन हो रहा है 1 2 एंड दिस इज द थिंग 1 2 एंड दिस इज, तो b प्लस a दैट इज इक्वल टू a प्लस बी। क्लियर है ये। अब तो इसका रूल जो हो गया वो पैरेललोग्राम का ऐसा हो गया कि अगर वेक्टर्स इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं कि वो एक पूरा पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहे हैं कि अपोजिट साइड्स जो है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन भी उनका सेम है, तो उस कंडीशन में उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा उसका जो वैल्यू होगा दैट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड, दो पास वाली साइड का सम होगा, लाइक a प्लस बी, बी प्लस ए। क्लियर है। और अगर लैंग्वेज में कहे तो कहेंगे इसको पूरा if we have two vectors a and b represented by the two adjacent sides of a parallelogram, पैरेललोग्राम की दो पास पास की भुजाएं हैं वो a और b है, तो and in magnitude and direction represented by the two adjacent sides of a parallelogram in magnitude and direction, then their sum, तो उन दोनों का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू, तो इन दोनों का जो सम होगा कोई भी दो पास पास की भुजाएं, तो उस कंडीशन में इन दोनों का सम जो होगा वो इसकी डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसके डायगोनल के इक्वल हम लिख सकते हैं इन द वेक्टर फॉर्म। तो ये हो गया आपका वेक्टर एडिशन का। अब ये तो टू वेक्टर्स हमने सम करे, अब इसके बाद में दो से ज़्यादा वेक्टर अगर सम करना तो वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, मान लेते हैं ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, तो क्या बना ये हमारा वेक्टर ए प्लस बी। इसी तरीके से वेक्टर ए प्लस बी और यहाँ चला है वेक्टर सी, तो ये वाला जो बना ये क्या होना चाहिए वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, और एक्सटेंड करना है तो ए प्लस बी प्लस सी एंड दिस इज डी। तो ये जो वेक्टर बनेगा वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो इस तरीके से आप चाहो उतने वेक्टर्स को ऐड कर करके नए नए वेक्टर्स बना सकते हैं। ट्राइंगल लॉ का यूज़ करना है, पैरेललोग्राम रूल का यूज़ करना है एंड यू कैन डू द वेक्टर एडिशन। आज की क्लास में इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।